यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि पूरे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और पृथ्वी जो ग्रहों का निर्माण होता है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पृथ्वी पर जो हमारे महाद्वीप हैं वो कैसे डिवाइडेड हुए हैं। पहले एक पेंजिया हुआ करता था, फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ। एक आपका लोरेसिया बन गया, एक आपका गोंडवाना बन गया। तो भारत आज जहाँ हैं वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था जहाँ भारत आज है। तो अब देख सकते हैं कि ये आपका टेथिस सागर है और ये आपका लोरेसिया है और ये आपका गोंडवाना है। भारत यहाँ पर जहाँ पर आज मेडागास्कर है, यहीं से भारत धीरे धीरे इससे अलग हुआ और धीरे धीरे और ये ऐसे करके बढ़ता गया और फिर यहाँ पर हिट किया, तिब्बत के पठार से हिट किया। तो यहाँ से जब एक इधर से एक प्लेट यानी कि ये तिब्बती प्लेट और ये आपकी गोंडवाना की प्लेट यानी कि ये भारत का हिस्सा, जब ये दोनों आपस में टकराए तो वहाँ पर जहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था वहाँ आपका क्या हो गया, एक जो नीचे कीचड़ हुआ करता था और यहाँ पर जो भी मटेरियल था वो ऊपर उठ गया और भारत की जो ज़मीन थी इससे टकराई आपकी लोरेसिया से। और फिर वहाँ पर जो मिट्टी है बहुत ऊंचाई तक उठ गई, अचानक वहाँ ऊंचाई बढ़ जाती है। तो फिर वहाँ पर एक आपको बता दें कि जैसे जैसे हम आसमान की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर गिरता जाता है यानी तापमान गिरता जाता है और वहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। अगर हम ज़मीन पर आते हैं तो ज़मीन पर अगर सूर्य निकल रहा है दिन में तो ज़मीन पर हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यानी 32 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे ही भारत की जो ज़मीन है वो तिब्बतन पठार से टकराती है तो वो यहाँ टेथिस सागर में जो कीचड़ था वो ऊपर उठ जाता है। फिर वही कीचड़ से वही जो मलबा होता है उससे निर्माण होता है आपका हिमालय पर्वत का निर्माण, यानी कि वहाँ जो मिट्टी थी वो ऊपर उठ जाती है। तो आप देखते होंगे कि हिमालय पर्वत के आसपास उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर अधिकांशतः लाइट्स यानी कि भूस्खलन हमें देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? और ये अक्सर होता है आपका ये कब होता है? ये होता है वर्षा ऋतु के समय में। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बारिश आती है तो इसको पेज को पलटते हैं। यहाँ पे इस वाले में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ गोंडवाना के पास, यहाँ जो आज मेडागास्कर है, यहाँ से भारत धीरे धीरे निकला और यहाँ पहुँचा। और यहाँ पर एक बीच में जहाँ पर एक ऐसी एक ज्वालामुखी हुआ करती थी, भारत उस ज्वालामुखी से निकला और सीधे यहाँ पर टकराता है। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पर 2 पठार हैं। एक झारखंड में पठार है, उसे छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, और एक दक्षिण भारत में है तो वो आपका बोलते हैं कैस्पियन सागर नहीं, उसको भी हम बोलते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। और यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं साउथ में, और यहाँ पर अधिकांशतः लोहा निकलता है। और यहीं पर वो KGF यानी गोल्ड माइन फील्ड है। तो यहाँ पर जो आपका पठार है वहाँ से ये सब चीज़ें निकलती हैं। और पठार वो जगह होती है जहाँ से खनिज तत्व निकलते हैं, चाहे कोयला हो, लोहा हो, सोना हो, जैसी चीज़ें। ये सब कहाँ से निकलता है? जहाँ ज्वालामुखी जैसा कुछ हो। तो एक ज्वालामुखी थी और भारत
इस ज्वालामुखी के ऊपर से निकलता है और भारत यहाँ जाके हिट करता है। तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समुद्र लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। तो अब वो आपका क्या हो जाता है, हिमालय, यानी कि वहाँ हिम जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है। और इसीलिए भारत के इन दो हिस्सों में, एक तो छोटा नागपुर का पठार और एक साउथ इंडिया में जो पठार है, वहाँ पर आपका ये एक गिरी पर्वत होता है यहाँ पर, वहाँ पर पठार है। तो इन दो पठारों में खनिज तत्व अधिकांशतः पाए जाते हैं, वो इसी ज्वालामुखी की वजह से। तो ये फिर से आपको बता देते हैं कि ये यहाँ पर जब भारत जो कि किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का, भारत अंगारा लैंड का है। धीरे धीरे ये जाता है और धीरे धीरे ये जाता है और ये गोंडवाना लैंड्स की ज़मीन से टकराता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है आपका कि फिर वही कहानी आ जाती है कि जैसे जैसे हम आसमान की ओर बढ़ते हैं तो तापमान गिरता है। और ठीक यही कारण है कि वर्षा ऋतु जब वर्षा होती है तो अभी ओले गिरने लगते हैं। वो क्यों गिरते हैं कि पानी, जब हवा में पानी होता है मौजूद और ये ठंडी हवा ऊपर जाती हैं, वहाँ पर कंडेंसेशन होता है, पानी की बूंद आपस में मिलती है और फिर अचानक तापमान गिर जाता है। तो वो पानी की जो बूंद होती है वो किस में बदल जाती है? हाँ, ओले, यानी कि बर्फ़ के रूप में बदल जाती है और फिर वहीं से नीचे की ओर रफ्तार से गिरती है। इसलिए ओले की बारिश होती है। तो ये आपको बता दिया कि कैसे इंडिया अपना अंगारा लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड से टकराता है। ये आपको बताया गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे, 3rd पेज। गोंडवाना लैंड हो गया, ये भी हो गया आपका। इसमें कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि ये वो जगह है जहाँ कभी क्या हुआ करता था, कौन सा सागर हुआ करता था? टेथिस सागर। क्या? टेथिस सागर। हाँ, टेथिस सागर। यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। ये अब यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो आपको बताया गया है कि कैसे ये भारत जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड से टकराता है, टेथिस सागर की जगह हिमालय पर्वत बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड है और वो आपका हिमाचल प्रदेश है, और वो सब एक टेथिस सागर की मिट्टी से बना है, जो टेथिस सागर में मटेरियल था। इसलिए जैसे ही पानी गिरता है तो ये नवीन बलित पर्वत होते हैं। कौन से पर्वत होते हैं? नवीन बलित, यानी कि जो नए नए पर्वत बने होते हैं, विश्व की उन पर्वत श्रेणियों में शामिल है जो नई नई बनी हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मिट्टी, जैसी बारिश होती है वो कमज़ोर है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है लेकिन कमज़ोर है वो। जैसे पानी गिरा और हल्की सी बहकी और फिर वो ढह जाती है, यानी बह जाती है। तो इसलिए जब मिट्टी एक जगह से, पर्वत से नीचे की ओर बहने लगे पानी के साथ या खिसक जाए तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो अधिकांशतः लैंडस्लाइड की घटनाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? भारत में 2 जगह मिलती हैं। एक तो पश्चिमी घाट में मिलती है और एक मिलती है आपको देखने के लिए यहाँ पर, एक उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में मिलती है और एक मिलती है ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का यहाँ महाराष्ट्र में ही आपको ये विशेषकर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती हैं, अधिकांशतः यही मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हिमालय जो है, हिमालय में बर्फ़ क्यों जमी है? क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो
जो अभी हम जहाँ रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर समुद्र से ऊंचाई कम है, लेकिन जब हिमालय पर्वत तक जाते हैं तो समुद्र से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो हिमालय के टॉप पर पहुँचते पहुँचते वहाँ का तापमान गिर जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या है, बर्फ़ जम जाती है। और हिमालय में बर्फ़ है तो वहाँ पर पेड़ पौधे क्यों नहीं हैं, जबकि वहाँ तो पानी भी है, मिट्टी भी है। तो दूसरी बात ये है कि जो ये हिमालय पर्वत जो हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत में वो नहीं है, पेड़ नहीं है, लेकिन जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। लेकिन जो मूल हिमालय है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको ऐसे पर्वत ही दिखाई देंगे और उस पर बर्फ़ जमी है। तो ये एक अलग इसी से संबंधित एक प्रक्रिया है, जो जैसे टॉप पे है तो टॉप पे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, खासकर जिनमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, नुकीली पत्तियाँ होती हैं, ताकि उस पर बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ उस पर रुके ना, सीधी नीचे खिसक जाए। और ये इसलिए होता है, अगर बर्फ़ उस पर जमी रहेगी तो पत्ता क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काला काला पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अपने बुंदेलखंड में जब अचानक ठंड पड़ती है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या बोलने लगते हैं कि पाला पड़ गया, पाला पड़ गया। इसलिए जो ठंड से जो आलू हैं उनके पत्ते जल जाते हैं, काले काले पड़ जाते हैं। दरअसल वो पाला कह लीजिए या फिर उसे कह लीजिए ठंड पड़ना, जिससे जिसको पेड़ पौधे क्या होते हैं कि सहन नहीं कर पाते हैं उस ठंड को, इसलिए उससे उस अधिक ठंड की वजह से पाला पड़ जाता है, अधिक ठंड की वजह से पत्ते क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। लेकिन जो हिमालय पर्वत पे आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, तो वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी नुकीली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं और उनमें झाड़ कम होता है, ठीक है। अब ये जो हिमालय है इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है और यहाँ पे आपको दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आपको यहाँ आसपास वो घास दिखाई देती होगी जहाँ से बर्फ़ हट जाती है, ठीक है, वो भी नुकीली नुकीली टाइप से होती है। तो चूँकि ये इनका एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है कि जो नदियाँ हैं वो कैसे निकलती हैं, कैसे बहती हैं। ये हमने किसी कोचिंग का उठा लिया है पेज, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम दूसरी पेज को देखेंगे इसको। अब देखो ये जो है, हम इसे क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार एक्चुअली ये चाइना और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ हिस्सा आ जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे छत होती है ना, हाँ, हमारी, और चारों ओर क्या होता है कि उसके छज्जा निकले रहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ जमी रहती है, उसके चारों ओर क्या होता है कि छज्जा से निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो छत सी बन जाती है एक प्रकार से, नीचे एक वो एक खम्बे टाइप से एक टुकड़ा बर्फ़ का जम जाता है और ऊपर एक छत्ता टाइप से। तो इसलिए पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ये आपकी कुनलुंग श्रेणी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम जो लद्दाख में आता है आपका, वो है, और जांस्कर श्रेणी, और इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से जानकारी बताएंगे हम अभी। अभी क्या है कि आज थोड़ा थोड़ा इंट्रो बता रहे हैं इसका, और एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे कुछ ही दिनों में क्लासेस शुरू होंगी, समझ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत है जो कि आपका नेपाल में आता है। और ये रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम की आप बात करेंगे तो कैसे हमारे देश से तिब्बत वाले पठार से निकलती हैं ये कुछ नदियाँ, और
फिर आपकी ये सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। और आपने अभी यहाँ राजस्थान में एक बहुत बड़ी वो घटना सुनी थी कि एक बोर हो रहा था, वहाँ से अचानक पानी निकलता है, हाँ, ठीक है। रेगिस्तान में। हाँ, उसमें एक मशीन धंस जाती है। तो बताया जाता है कि यहाँ से एक नदी निकला करती थी सरस्वती, जो बहुत वर्ष पहले क्या हुई है वो सूख गई है। तो वहीं पर बोर हो रहा था तो वो अचानक से निकल आती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सरस्वती रिवर नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी गंगा नदी आती है, ये वाली। ये यमुना है, यमुना में चंबल मिल जाती है, यहाँ से आपकी एक केन मिलती है, एक बेतवा मिलती है, ये सोन नदी है। और यहाँ से ये गंडक नदी मिलती है, ये घाघरा मिलती है। कोसो जो बिहार में हमेशा बाढ़ के लिए जिम्मेदार रहती है, और ये है सांगपो नदी। ये जो इसे हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं भारत में, और बांग्लादेश में इसे जमुना बोलते हैं। सांगपो नदी यहाँ पर आज चाइना क्या कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। यानी कि वो यहाँ क्या करेगा, पानी को रोक लेगा और यहाँ पर फिर वो बिजली बनाएगा, फिर बिजली को अपने इस वाले हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात ये नहीं कि वो बिजली बना रहा है तो क्यों बना रहा है, बात ये है कि पानी रोक लेगा। अब कल के दिन क्या होगा कि एक तो ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, ओके। पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर वो जब डैम बनाएगा तो इसका असर होगा इस वाले हिस्से पे, और ये वाला हिस्सा आपका नाजुक हिस्सा है। और यहाँ से फिर क्या होगी, इस पर प्रेशर पड़ेगा, वजन पानी का, तो यहाँ पर भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और यहाँ पर आपका ज़मीन भूस्खलन की भी ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर कभी डैम टूटता है, कुछ भी होता है, घटना होती है, तो इस वाले पूरे हिस्से को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने चूँकि इस पर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन आपत्ति जताने से कुछ नहीं होता है। और बांग्लादेश ने भी कहा है कि चाइना ये गलत कर रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि भारत के इस वाले पूरे हिस्से को पानी प्राप्त होता है और फिर बांग्लादेश को भी पानी प्राप्त होता है। तो ये चाइना जिस प्रकार से कदम उठा रहा है ये काफ़ी चिंताजनक है। तो ये नदियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा हमने देखा इसके संबंध में। तो ये वही है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। चूँकि इनका पानी इतना साफ इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ पिघलती है तो उससे तो उससे क्या होता है कि साफ पानी होता है। और पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 0.03% के आसपास पानी जो आपका है वो पीने योग्य है, जिसमें से आपका एक परसेंटेज है इतना आपका पाया जाता है, ज़मीन पर पाया जाता है, ठीक है। और कुछ परसेंटेज है जो आपका बर्फ़ के रूप में पानी है, ठीक है। और फिर अधिकांशतः जो पानी है वो कैसा है, पीने योग्य नहीं है। एक डेटा है इसका, आपको बता देंगे। बेसिकली ये इंट्रो है। फिर आज हमने थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इंडिया को हम अंतर्राष्ट्रीय मैप पर किस प्रकार से देखते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी में अगर देखा जाए तो 3 रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? कारक रेखा, हाँ, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो ये है लाइन, ये इक्वेटर लाइन, और ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली इससे हम क्या करते हैं, ये पृथ्वी पर तो नहीं है लेकिन हमने इनको माना है कि ऐसी लाइनें हैं। और इनका महत्व क्या है, इनका महत्व बेसिकली ये होता है कि सूर्य जो है, पृथ्वी घूमती है, तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो 6 महीने के लिए इस वाले हिस्से में सूर्य अधिक चमकता है, 6 महीने के लिए इस वाले हिस्से में सूर्य अधिक चमकता है। अब इससे होता ये है कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ पर गर्मियाँ कब होंगी और यहाँ पर गर्मियाँ कब होंगी। इससे हम ये डिसाइड करते हैं, और मानसून भी इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये जो लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं हम
क्या बोलते हैं लाइनों को? देशांतर लाइन, देशांतर, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन। क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन इनको बोलते हैं, इनको देशांतर लाइन। देशों के बीच में जो अंतर बताए उसे हम देशांतर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हमें किसी देश का एग्जैक्ट जगह का पता करना है, तो जैसे भारत के यहाँ से बीच से निकली है कर्क रेखा। कौन सी रेखा निकली है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने पर है? 23.5 डिग्री सेल्सियस। यहीं से निकली है ना? हाँ। अब यहाँ से निकली है ये कर्क रेखा, तो और फिर यहाँ से निकली है आपकी, शायद एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता हूँ मैं, लेकिन 91 से लेके 97 तक के आसपास, 90 से 97 तक के आसपास है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 97 होगा, क्योंकि यहाँ है एक वो लाइन यहाँ पर। चल क्यों रहा है? यहाँ पर जो लाइन, यहाँ पर लाइन है। अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वीय, ठीक है। इसके पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी। इसलिए हम यूरोप वगैरह को क्या बोलते हैं? पूर्वी। इसको बोलते हैं पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। और इसको बोलते हैं पूर्वीय हिस्सा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा देश क्या कर रहा है? पश्चिमीकरण कर रहा है। पश्चिमीकरण यानी जो पश्चिम में देश जैसी वहाँ पर कल्चर यानी कि वहाँ के लोग रहन सहन करते हैं, उसको हम अपना रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर हमें इंडिया का पता करना है तो कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे? हम देशांतर कौन सी लाइन पे हैं? ये 90 पर है, ओके। और क्षैतिज पे हम बताएंगे कौन सी लाइन पे हम, ये इस पर हैं, ये आपका, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जो लेटी हुई हैं लैटिट्यूड, इसको लॉन्गिट्यूड। तो हम कहेंगे हम लैटिट्यूड 23 पर हैं, और लॉन्गिट्यूड हम कितने पर हैं? 90 पर हैं, ठीक है। तो वो 23 इस पर क्लिक करेगा, लेकिन और फिर जब 90 की बात करेंगे तो फिर यहाँ क्लिक करेगा, फिर जहाँ ये मिलती हैं वहाँ क्लिक करेगा। इस प्रकार से वो यहाँ पर इस स्थान को सर्च कर लेगा। और यही बेसिकली आज मैप में होता है, जो भी मैप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो ये यहाँ पर सूर्य पूरे वर्ष भर चमकता है, इस वाली लाइन पर इक्वेटर पर कब चमकता है? पूरे वर्ष भर चमकता है। तो इसलिए यहाँ पर अधिक बारिश होती है, ठीक है। और यहाँ पर अधिक चमकता है तो यहाँ के लोग जो होते हैं सामान्य तौर पर उनकी त्वचा कैसी होती है? काली होती है। और इस साइड जो यहाँ से ऊपर के जो लोग हैं यहाँ पर ठंडा अधिक होती है, तो यहाँ पर लोग कैसे होंगे? गोरे होंगे। और इस वाले हिस्से में भी अधिकांशतः लोग क्या होंगे? गोरे होंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले हिस्से में जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? सांवले से होंगे, सांवले और काले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर क्या होती है? ठंडी, वो गर्मी होती है, ओके। फिर हम इसको थोड़ा और आगे देखते हैं आज और क्या पढ़ाया जाए। ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिन पर चाइना का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर नीचे आपके श्रीलंका भाई साहब हैं, इन पर कर्ज बढ़ा था अभी, तो ये कंगाल से हो गई थी। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन होगा आ गया। पहले यहाँ पर एक जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनकी सत्ता परिवर्तन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुजीबुर रहमान की सरकार है। और यहाँ पाकिस्तान तो कई वर्षों से आर्थिक रूप से गुजर रहा है, उसकी स्थिति सही नहीं है। 2000 शायद 21 में क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान में भी सत्ता परिवर्तित हो गई थी। तो भारत के आसपास के देशों में सत्ता परिवर्तन का काम चल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान चाइना का है। अब आप देख सकते हैं कि
ये मैप कौन सा होता है? फिजिकल मैप होता है। अभी हम कौन सा देख रहे थे? पॉलिटिकल मैप। मैप बेसिकली 3 प्रकार का होता है, एक फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, और एक होता है आपका थर्मोलॉजिकल, ऐसा होता है। और ये क्यों यूज किया जाता है? वो थर्मोलॉजिकल, इसकी सही वर्ड हम बता देंगे। इसको तब यूज किया जाता है जब रात के दौरान, चाहे वो लाइट यूज करती हूँ या फिर जो चीज़ें होती हैं देखने के लिए, ठीक है, रात के दौरान वो करते हैं इन चीज़ों का उपयोग। तो इस प्रकार से इंडिया दिखता है। और ये देख सकते हैं आप, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। और ये यहाँ तक जाती है हिमालय पर्वत श्रेणी। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर भी वैसे ही क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भूस्खलन और सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये आपका हिंदू कुश पर्वतमाला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे से देखने को बहुत कुछ है। अब अगर बता दिया जाए तो भारत क्या कर रहा है कि व्यापार करने के लिए अब भारत सड़कों की जगह क्या कर रहा है, यहाँ से एक नदी निकलती है और वो नदी ऐसी जाती है और ऐसे ऐसे यहाँ पर बहती है। तो भारत इस नदी के माध्यम से क्या करेगा कि आपका यहाँ से थाईलैंड से भी जुड़ेगा, म्यांमार से भी जुड़ेगा, और यहाँ पर वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया तो यहाँ पर है, यहाँ ऊपर है, वो बहुत दूर है, उनसे हम पानी के माध्यम से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन नदी रिवर सिस्टम से हम इन देशों से ज़रूर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इसके लिए लगातार कार्य कर रहा है। अब थोड़ी सी स्टोरी हम बताते हैं कि दिल्ली में देखो एक चैप्टर है, चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो हम स्टार्ट कर देंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है, पर हमें डिटेल पढ़ाना है ताकि सभी को सब समझ में आए। जैसे ही ठंडियाँ बढ़ती हैं तो दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? सवाल नंबर 1, दिल्ली में ठंडियों में ही प्रदूषण क्यों बढ़ता है? ओके, और दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो पर्यावरण यानी कि हमारा पृथ्वी पर जो वातावरण होता है वो एक्चुअली क्या होता है, जब सूर्य यहाँ पर उत्तरायण होता है तो भारत में, यहाँ थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। जब सूर्य यहाँ चमक रहा होता है, सूर्य जब यहाँ चमक रहा होता है तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ है आपकी दिल्ली, जो हरियाणा 3 ओर से दिल्ली को घेरे हुए है। यहाँ सूर्य चमक रहा होता है तो क्या होता है कि जो हवा के कण हैं वो टूट टूट के कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। वो हवा आसपास से चलती रहती है, कभी यहाँ से बहती है, कभी यहाँ से, ठीक है। बेसिकली यहाँ बहुत गर्मी होती है तो ये क्या होता है कि हवा वहाँ से हटती रहती है। लेकिन जब ठंडी आती है तो क्या है कि यहाँ हवा नहीं चलती है। क्या होती है? हवा नहीं चलती है। ओ मैप क्यों, मैप तो नहीं होना चाहिए था। चलो फिर से बना लेते हैं। अब कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि हमें दिखाई देता रहे। तो जब ठंडी होती है तो यहाँ हवाएं क्या हो जाती हैं, थम सी जाती हैं दिल्ली के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवाएं टूटती नहीं हैं। देखो हवा के भी कण होते हैं। जब हवा, आपने देखा होगा कि जब सूर्य ज़्यादा होता है तो पृथ्वी के ज़मीन से जो हवा टकराती है वो टूट जाती है छोटे छोटे हिस्सों में, वो ऊपर उठ जाती है। फिर जैसे ही वो ऊपर उठ जाती है तो
वो जगह खाली हो जाती है। हाँ। उस जगह को भरने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है, तो वो हवा क्या करती है, बहुत तेज़ चलने लगती है। इसलिए गर्मियों में तूफान टाइप से हवाएं चलती हैं। क्यों चलती हैं? इसलिए क्योंकि सोचो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ठीक है। अब यहाँ की हवा टूट के ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ ये ज़मीन खाली हो जाएगी। अब इस खाली ज़मीन को भरने के लिए यहाँ समुद्र के पास जो हवाओं उच्च दाब होगा, हवा में जल होगा, यहाँ की हवा हल्की होगी, टूट के ऊपर चलेगी। लेकिन यहाँ की हवा बहुत भारी है, तो यहाँ की हवा यहाँ की ओर आएगी बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि इस स्थान को खाली जगह को क्या करना है, भरना है। कोई भी जगह खाली नहीं रहती है, समझ रहे हैं ना। वो बोलते हैं ना कि कोई भी जगह खाली नहीं है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो क्या है, हवा है। ये सच बात है। तो इस क्षेत्र को भरने के लिए हवा आएगी कहीं दूसरी जगह से, तो फिर क्या होगा कि बहुत तेज़ से अगर वो गति से आ रही है तो हमें बहुत तेज़ हवा महसूस होगी, है ना। इसलिए गर्मियों के दिनों में तूफान टाइप से हवाएं आती हैं, उसके पीछे यही कारण है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है, दिल्ली में ठंडियों में क्या होता है कि यहाँ पर ये दिल्ली है, यहाँ पर ठंड हो जाती है। अब यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, हवाएं वहीं की वहीं थम जाती हैं। क्या हो जाती हैं? थम जाती हैं। ये बैक हो जा रहा बार बार। हवाएं थम जाती हैं। अब हवाएं थम गई, लेकिन उन हवाओं में प्रदूषण क्या है, दिल्ली में बहुत सारी कारखाने चल रहे हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं। और वहीं ठंडियों के समय में क्या होता है, जो यहाँ पर हरियाणा में धान होती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी पराली को किसान क्या कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसका धुआं दिल्ली की ओर आने लगता है। फिर दूसरी बात, वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनसे धुआं निकलता है, और भी चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे धूल और प्रदूषण निकल रहा होता है। लेकिन वहाँ हवा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, वहीं पर हवा क्या कर गई है, रुक गई है। तो उस हवा के रुक जाने से क्या होता है कि हवा के रुक जाने से क्या होता है, उस हवा में प्रदूषण बढ़ता जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाती है ठंडियों में। सुप्रीम कोर्ट कई बार वहाँ पर लॉकडाउन लगाने जैसी निर्णय सुना चुका है कि दिल्ली में अभी इतने दिनों तक स्कूल नहीं खुलेंगे, दिल्ली में इतने दिनों तक दूसरे देशों से आने वाले वाहन नहीं आ सकेंगे, ठीक है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं चलेंगे, केवल उसे क्या बोलते हैं, सीएनजी से चलने वाले, लाइट से चलने वाले वाहन ही चलेंगे। और दिल्ली में ये जो आप देख रहे हैं, ये मशीन है, ये पानी के फव्वारे हैं, ऐसे निकलता है, ये पेड़ पौधों पर छिड़कते हैं और दिल्ली के वातावरण में छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, वो इससे टकराएं और नीचे आ जाएं, ठीक है, ज़मीन में, हवा में से। इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की मशीनों से पानी छिड़का जाता है पेड़ पौधों पर और हवा में, ठीक है, खासकर रोडों पर। तो ये बेसिकली है क्या कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या है बता दिया है। वही होता है कि ज़मीन गर्म हो रही है और बेसिकली हवाओं के चलने का कारण है। ये आपकी वो यमुना नदी है जो दिल्ली से गुजरती है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यहाँ से धीरे धीरे इसमें उद्योग धंधों का पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है खुलेआम। तो बहुत बड़े बड़े केमिकल इंडस्ट्री लगे हैं, कपड़ों की धुलाई चल रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों से कूड़ा मटेरियल, दिल्ली से जो सीवर होते हैं, नालियाँ होती हैं, सभी का मटेरियल इसी में बहा दिया जाता है बिना उसे रिट्रीट करे हुए। रिट्रीट यानी कि उसको मतलब मशीन से फिल्टर किए बिना उसको सीधा गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो उसमें ये झाग निकल रहा है, जैसे अपन साबुन लगाते हैं उससे झाग निकलता है, वैसे ही इसमें से निकलता है। अगर कोई नहाएगा तो पता चला उसको खुजली हो गई, उसको बीमारियां हो गई। इस प्रकार से इतना गंदा, इतना बुरा तरीके से स्मेल करता है बहुत ज़्यादा। तो ये दिल्ली की वो सड़कें हैं जहाँ पर कोहरा है और यहाँ पर धुआं जैसा माहौल बना रहता है। कहते हैं कि ठंडियों में दिल्ली में रहना मतलब
वैसे हो जाता है जैसे कोई एक दिन में 16 सिगरेट पिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वही धुआं बहुत बढ़ जाता है। और धुआं किसका? वाहनों का, और पराली जलाए उसका, और जो कारखाने चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रहे हैं, उससे ठीक प्रदूषण निकलता है, वो वहीं की हवा में रुक जाता है। हवा कहीं जा नहीं रही, तो वो प्रदूषण लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये रहा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का कारण। और ये हम किस नंबर के पेज पे आ गए हैं? ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, ऑलमोस्ट लास्ट होने वाला है। हाँ, ये देखो, इस प्रकार से पेड़ पौधों पर क्या होता है, ये पानी छिड़क रही हैं मशीनें। हाँ। तो जब मैं दिल्ली में था तो ये मेरे ऊपर से चलाते हुए निकल गया। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में चलाते हैं ये लोग, और ठंडियों में भी चलाना पड़ता है इन लोगों को। तो ठीक है, दोनों सीजन में चलाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों पर जो डस्ट जम जाती है उससे बचने के लिए। अब थोड़ा सा ये बता देते हैं, अल्लीनो लालिनो होते क्या हैं? अल्लीनो लालिनो दो घटनाएं हैं। क्या हैं? घटनाएं हैं। लालिनो वो है जहाँ से यहाँ पानी कैसा होता है? ठंडा होता है, लेकिन यहाँ से धीरे 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 ऐसे होते होते यहाँ आता है, यहाँ गर्म हो जाता है। जहाँ गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी अपने आप यहाँ जल वाष्प बनाता है। आपने देखा, हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें से पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। वैसे ही यहाँ पर ये ठंडा पानी धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ गर्म होने लगता है। ठीक है, पहले हम ऐसा बताते हैं। जब पानी यहाँ होता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से स्कूल लेना चाहिए, यहाँ से चलता है ऐसे, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पहुँच जाके यहाँ धीरे धीरे ये यहाँ रेड यानी लाल यानी गर्म, यहाँ गर्म हो जाता है। यहाँ से पानी गर्म होता है और ये फिर इस ओर जाने लगता है, इस ओर ऐसे जाने लगता है। तो ये जो अगर ये प्रक्रिया है, यहाँ क्या है आपका, गर्म हो जाता है यहाँ से इस वाले एरिया में। तो जितना यहाँ गर्म होगा और जलवाष्प बनेगा, तो उतनी ही ज़्यादा भारत में क्या होगी? बारिश होगी, इस वाले हिस्से में बारिश होगी। तो ये होता है लालिनो। लालिनो का मतलब होता है कि ये लालिनो भारत में बारिश कराता है। क्या कराता है? बारिश कराता है। और एक होता है अल्लीनो। अल्लीनो का मतलब होता है जो भारत में बारिश की जगह सूखा के लिए जिम्मेदार होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से आपका यहाँ पर जल क्या होता है? गर्म होता है, और ये धीरे 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 जाते 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 ऐसा यहाँ पर, पहले इस ग्रीन को हटा दें, यहाँ से जाते जाते ये यहाँ पर ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है, गर्म तो होता है लेकिन कम गर्म होता है। अगर कम गर्म होगा तो कम जलवाष्प बनेगा, कम जलवाष्प बनेगा तो भारत में कम बारिश होगी। ठीक है, यानी कि उस कम बारिश होगी, यानी कि यहाँ पर क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा। तो ये होता है अल्लीनो। क्या? अल्लीनो। अल्लीनो से समझो एल लगा दे, एल यानी कि बुरा वक्त चल जाए किसी का, बोलते हैं एल लग गए। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि अल्लीनो का मतलब होता है कि ये हमारे भारत में सूखा के लिए जिम्मेदार होता है। लालिनो यानी लाता है क्या? पानी। हमारे यहाँ जो लालिनो होता है वो अधिकांशतः बारिश के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसके पीछे देखो, अभी मैं बताता हूँ हमें क्या क्या समझने की ज़रूरत होती है। अल्लीनो लालिनो को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, एक इंडियन डाइसपोल होता है। क्या होता है? इंडियन डाइसपोला होता है, वो यहाँ पर होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एक होता है वो हवाएं चलती हैं जेट स्ट्रीम, तो यहाँ से चलती है आपकी, यहाँ से ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो ये वाला वो क्षेत्र है जहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और ITCZ
ITCZ अगर यहाँ बन रहा है तिब्बत वाले एरिया में, भारत के ऊपर, ठीक है, तो भारत में अच्छी बारिश होगी। अगर यहाँ नहीं बन रहा है और नीचे बन रहा है भारत के इस वाले हिस्से में, तो ऊपर वाले हिस्से में बारिश कम कम होगी, होगी। ठीक है। तो इसका बनना यानी कि इंडियन डाइसपोल का पॉजिटिव होना। इंडियन डाइसपोल जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जो भारत में अधिकांशतः बारिश कराता है, नेगेटिव वो होता है जो भारत में कम बारिश कराता है। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये होता है, इससे क्या होता है, पर ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, इन विषयों को समझना है तो मेरी और क्लासों को अटेंड करना पड़ेगा, है ना। हाँ। क्योंकि मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी तो मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ। और ये जलधाराएं हैं, दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं पूरे विश्व में, एक होती हैं ठंडी, एक होती हैं गर्म गरम। जलधाराएं। गर्म जलधाराएं अपनी एक अलग महत्व रखती हैं, ठंडी जलधाराएं एक अलग महत्व रखती हैं, ठीक है। बेसिकली गर्म जलधाराएं यहाँ चलती हैं, ठीक है। गर्म जलधाराएं कैसे चलती हैं, यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगी गर्म जलधाराएं चलेंगी, यानी कि भूमध्य रेखा से जो आपकी ध्रुवों की ओर जाएंगी, ठीक है। आपके दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल, ओके, क्या होता है साउथ पोल। साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। अगर यहाँ से आपका इक्वेटर से साउथ की ओर जो धाराएं जाएंगी, और साउथ की ओर धाराएं जाएंगी और नॉर्थ की ओर, वो होंगी आपकी कैसे, गर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या चमकता है, सूर्य, सूरज बर्ड्स। चमकता है। और जो धाराएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही होंगी या नीचे से यहाँ बीच की ओर आ रही होंगी, वो ठंडी। वो होगी ठंडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है, यहाँ पर 6 महीने की ठंड होती है, यहाँ पर 6 महीने की अंधेरी रात होती है, और यहाँ पर नीचे। तो ये आपका क्या होता है, ये क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जिससे धाराएं तय होती हैं कि कौन सी धारा गर्म होगी, कौन सी ठंडी होगी। अब इनका एक अलग महत्व होता है, वो धाराओं के चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। और ये हैं वो जलधाराएं, कुछ ठंडी जलधाराएं, कुछ गर्म जलधाराएं। गर्म को रेड से दिखाया गया है और ठंडी को ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। सारी की सारी जलधाराएं आपको पढ़ाई जाएंगी, और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत गहराई से, जितनी गहराई से मैंने पढ़ा है उतनी गहराई से पढ़ाया जाए। और ये टॉर्नेडो होते हैं, यानी कि आपके चक्रवात होते हैं। चक्रवात कैसे बनते हैं, पूरे विश्व में बारिश कैसे होती है, और उनमें आपकी ये जलधाराएं हैं ये कितना प्रभाव डालती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में, एक ज्योग्राफी के मैं पूरे सब्जेक्ट जो हैं वो डिटेल से अपने अपने हिसाब से पढ़ाए जाएंगे, यानी कि ज्योग्राफी का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में, उनके चैप्टर वाइज, तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा, ओके। ये अपना इंडिया है, ये IMD का मैप है, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो भारत में मौसम को देखने का काम करता है, और भारत में बारिश कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी उसके संबंध में पूरी जानकारी रखता है। ये वही है, ये है लालिनो, देखो ये आ रहा ठंडा पानी, हाँ। आ रहा है ना, ये ठंडा है यहाँ से, लेकिन यहाँ ये जो रेड रेड है ये क्या है, गर्म है। तो यहीं पे क्या है, ये अपना यहाँ पे ऊपर क्या है, भारत है। हाँ। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये वाला भारत है। तो ये यहाँ से ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से ठंडा है, ये धीरे धीरे यहाँ आ गया, ये पैसिफिक सागर है, ठीक है। पैसिफिक सागर। हाँ, पैसिफिक यानी एशियन सागर, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश कराता है, ये क्या है, लालिनो, लालिनो यानी जो बारिश को अधिक लाता है। ये है आप, ये भी वही है आपका लालिनो है, हाँ। ये है आपका एलिनो। अब देखो एलिनो क्या है, उल्टा बता रहा है ना, हाँ। यहाँ का गर्म है, यहाँ का ठंडा है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहती है, और आगे की क्लास में अब हम सिस्टमेटिक रूप से क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट,
और एथिक्स सबसे लास्ट में लेंगे। इन सभी क्लासों को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। और ये क्लासें लगभग 3-4 घंटे की एक क्लास होगी और उस क्लास में बहुत गहराई से बताया जाएगा। ठीक है। और ये किस लेवल का है? यूपीएससी लेवल का, यानी कि इसमें आप पीएससी और कोई भी वन डे एग्ज़ाम इनको आराम से क्रैक कर सकते हैं। ओके। आप सभी का आज के लिए धन्यवाद और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहिए यूपीएससी क्लासेस के साथ।